15 अगस्त 1947 करीब 200 सालों की गुलामी सहने के बाद आखिरकार वो दिन आ चुका था जिसका करोड़ों भारतीय कई पीढ़ियों से इंतजार कर रहे थे। जिस आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, आखिरकार उसी आजादी का सूरज भारत की धरती पर उग चुका था। 14 अगस्त की आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. अगले दिन जब दिल्ली के प्रिंसेस पार्क में भारत का तिरंगा फहराया जाना था, तब वहां 30,000 की जगह 5 लाख लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और भीड़ इतनी थी कि पंडित नेहरू को स्टेज तक जाने के लिए लोगों के कंधों पर चलना पड़ा, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन तो अपनी बग्गी से बाहर ही नहीं निकल पाए। और जब तिरंगा आसमान में लहराया तो हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज उठी, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। लेकिन अफसोस, जाते जाते अंग्रेज भारत को सिर्फ आजादी देकर नहीं गए, वो भारत की छाती पर एक ऐसी लकीर खींच कर गए जिसने अखंड भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जहां एक तरफ करोड़ों भारतीयों के लिए एक सुनहरे दौर की शुरुआत थी, वहीं लाखों लोगों के लिए यह उस काले अध्याय की तरह था जिसे मासूम लोगों के लहू के लाल रंगों से सींचा जा रहा था। इस बंटवारे से कुछ लोगों को तो सरकारी कुर्सियां मिल गईं, लेकिन करोड़ों लोगों को इस बंटवारे से सिर्फ जख्म मिले। न चाहते हुए भी लोगों को अपना घर, अपनी जमीन और अपना काम, अपना शहर और अपना देश छोड़कर रातों रात भागकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ा। जो लोग अपनी धरती को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उनका कत्ल किया जाने लगा। देश का चप्पा चप्पा सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में था। इस हिंसा के चलते पाकिस्तानी जमीन से ज्यादातर हिंदू और सिख अपनी जान और इज्जत बचाकर भारत की तरफ भागे। वहीं भारत से भी लाखों मुस्लिम पाकिस्तानी सरहदों की तरफ भाग निकले। नफरत और हिंसा का यह आलम था कि जब अपना सब कुछ छोड़कर लोग इधर से उधर जाती ट्रेनों में सवार होते थे तो मंजिल तक वो नहीं बल्कि उनकी लाशें पहुंचती थी। यह आजादी जिसके लिए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे झूल गए थे, उस आजादी के बाद हुए इस पार्टीशन ने लगभग 10 लाख लोगों से उनकी जिंदगियां और करीब 1.5 करोड़ लोगों से उनका घर छीन लिया था। मगर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले हिंदू, मुस्लिम और सिख एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? क्या भारत का बंटवारा टाला जा सकता था? 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में आखिर क्या क्या हो रहा था? आजादी के दिन महात्मा गांधी कहां थे और क्यों कुछ लोगों के लिए आजादी का पहला दिन जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न था तो कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा मातम? आज उठाएंगे इतिहास के पन्नों में छिपाए गए इन्हीं रहस्यों से पर्दा। द डाउन ऑफ फ्रीडम, आजादी की पहली किरण। 14 अगस्त 1947 रात के 11 बजे दिल्ली के संसद भवन का सेंट्रल हॉल इतिहास के सबसे यादगार पलों का गवाह बनने वाला था। देश के बड़े बड़े नेता अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और करोड़ों भारतीयों के 200 साल पुराने सपने सच होने में अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत सुचेता करबलानी ने पहले अल्लामा इकबाल का अमर गीत सारे जहां से अच्छा और फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गाकर की। पूरा सेंट्रल हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर किसी की निगाहें उस मंच पर टिक गईं जहां कुछ ही देर में आजाद भारत का इतिहास लिखा जाने वाला था। ठीक रात 11:55 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच पर पहुंचे और अपने ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से मिलन की शुरुआत इन शब्दों से की। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक। आधी रात के समय
जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। आगे उन्होंने कहा, अच्छा है कि इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे, बहुत किस्म के, बहुत धर्म और मजहबों का है। संसद का सेंट्रल हॉल कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी टिक टिक करती घड़ी में रात के 12 बजे और सेंट्रल हॉल में शंखनाद गूंज उठा। वहां मौजूद लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और पूरा भवन महात्मा गांधी की जय के नारों से गूंज उठा। इसके बाद आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। आजादी के शहीदों यानी आजादी की जंग में जान कुर्बान करने वाले बहादुरों की याद में 2 मिनट की खामोशी। ये सिर्फ भारत की आजादी का क्षण नहीं था, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को नमन करने का भी पल था, जिनकी वजह से यह दिन देखने को मिला। आप हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान। कांग्रेस के अधिवेशन नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस की पुण्य स्मृति को अनंत काल तक जीवित रखने के लिए घोषणा की थी। वहीं संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश के बावजूद हजारों भारतीय इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही पंडित नेहरू बाहर निकले, लोगों का हुजूम उनकी ओर उमड़ पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने उस रात को याद करते हुए लिखा था, हम सब रो रहे थे और अनजान लोग खुशी से एक दूसरे के गले लग रहे थे। कुछ ही देर बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाने का औपचारिक निमंत्रण देने पहुंचे। माउंटबेटन ने मुस्कुराते हुए उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। पोर्ट वाइन की बोतल खोली, सभी के ग्लास भरे और अपना ग्लास उठाकर 2 शब्द कहे, टू इंडिया। उस रात दिल्ली की तस्वीर किसी उत्सव से कम नहीं थी। एक अमेरिकी पत्रकार ने लिखा, सड़कों पर लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख एक साथ आजादी का जश्न मना रहे थे। पूरा दिल्ली शहर ऐसा लग रहा था मानो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में नए साल की पूर्व संध्या हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सदियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है और पूरा देश एक नए भविष्य का स्वागत कर रहा है। सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, जश्न आजादी। 15 अगस्त 1947 की सुबह आजाद भारत का पहला सूरज निकल चुका था। सुबह करीब 8:30 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। यह सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि लगभग 2 सदियों की गुलामी के अंत और एक नए राष्ट्र की औपचारिक शुरुआत थी। आइए इतिहास के इस दुर्लभ क्षण की वास्तविक तस्वीरें और वीडियोस देखते हैं। और हमारे सब प्रधानों के सामने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कन्या के हाथों देश सेवा की शपथ लेते हैं। इसी तरह गवर्नर जनरल के हाथों अपनी नई हुकूमत के मुख्य प्रधान पंडित नेहरू और दूसरे प्रधान देश सेवा की शपथ ले रहे हैं। बाहर खड़े हुए लोगों का जोश खरोश बढ़ रहा है, इस इंतजार में बेताब हैं कि कब नेताओं के दर्शन हों। आप हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान। खैर, दोपहर होते होते ऐसा लगने लगा मानो पूरी दिल्ली सड़कों पर उतर आई हो। हर गली, हर चौराहा और हर रास्ता लोगों से खचाखच भर चुका था। हालात ऐसे थे कि गाड़ी तो दूर, साइकिल लेकर निकलना भी लगभग नामुमकिन हो गया था। शाम के 5 बजे इंडिया गेट के पास स्थित प्रिंसेस पार्क में पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया जाना था। प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि वहां लगभग 30,000 लोग आएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती चली गई और देखते ही देखते वहां करीब 5 लाख लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ में लोग एक दूसरे से इतना सटकर खड़े थे कि उनके बीच हवा तक का निकलना भी मुश्किल हो गया था। अंग्रेज लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी प्रसिद्ध किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, उस भीड़ में हजारों माताएं अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। जब भीड़ का दबाव बढ़ता तो वो अपने बच्चों को कुचलने से बचाने के लिए उन्हें हवा में उछाल देती और नीचे आते ही फिर पकड़ लेती। कुछ ही पलों में हवा में सैकड़ों बच्चे दिखाई देने लगे।
यह दृश्य देखकर लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला दंग रह गई। उनके मुंह से अनायास ही निकला, हे भगवान, यहाँ तो बच्चों की बारिश हो रही है। पामेला अपनी यादों से एक और घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि जब मैं प्रिंसेस पार्क पहुंची तो पंडित नेहरू ने जोर से कहा, लोगों के सिर और कंधों पर पैर रखते हुए मंच तक आ जाइए, कोई बुरा नहीं मानेगा। तब मैंने झिझकते हुए जवाब दिया कि मैंने तो ऊंची एड़ी की सैंडल पहन रखी है, जिससे लोगों को चोट लग सकती है। इस पर नेहरू मुस्कुराकर बोले, तो सैंडल हाथ में ले लीजिए। इसके बाद नेहरू खुद लोगों के कंधों के सहारे मंच तक पहुंचे और मैं भी इंसानों के कंधों पर चलते हुए किसी तरह मंच तक पहुंची और मणि बेन के पास जाकर खड़ी हो गई। उधर लॉर्ड माउंटबेटन की इस सैलाब में इस तरह फंसी कि उनका नीचे उतरना असंभव हो गया। आखिरकार उन्होंने वहीं से पंडित नेहरू की ओर देखकर आवाज लगाई, लेट्स होस्ट द फ्लैग। और फिर इतिहास का वो क्षण आया जब प्रिंसेस पार्क में पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा आसमान में लहराया। माउंटबेटन अपनी बग्घी पर खड़े होकर उसे सलामी दे रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक विशाल इंद्रधनुष उभर आया। वहां मौजूद हजारों लोगों ने इसे शुभ संकेत माना और कुछ क्षणों के लिए पूरा मैदान तालियों और नारों के जयघोष से गूंज उठा। लेकिन उस दिन सबसे असाधारण दृश्य भी बाकी था। लगभग 200 सालों तक भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली जनता उसी दिन पूरे दिल से एक अंग्रेज के नाम के नारे लगा रही थी। चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। शायद इतिहास में पहली और आखिरी बार किसी अंग्रेज अधिकारी को भारत की जनता ने इस तरह सम्मान दिया था। यह दृश्य देखकर खुद लॉर्ड माउंटबेटन भी भावुक हो गए। द सेलिब्रेशन बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले का जश्न। उस दिन सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरा भारत जश्न मना रहा था। मुंबई की मरीन ड्राइव से लेकर कलकत्ता की सड़कों तक, मद्रास के समुद्र तटों से लेकर लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद के गलियों तक हर शहर तिरंगों से सज चुका था। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थी, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं राष्ट्रगीत गाया जा रहा था तो कहीं बच्चे हाथों में तिरंगा लिए जय हिंद के नारे लगा रहे थे। शायद भारत के इतिहास में पहली बार पूरा देश एक साथ इतना खुश था कि उस खुशी को शब्दों में बयां करना भी मुश्किल था। लेकिन इसी समय भारत के पश्चिमी सरहद पर बसे पंजाब में जश्न नहीं बल्कि चीखें सुनाई दे रही थी। उस दिन दोपहर को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो से जनता को संबोधित किया और खुद को जनता का प्रधान सेवक कहा। लेकिन जहां एक तरफ पंडित नेहरू चेहरे पर आजादी की खुशी दिखा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनका सीना दर्द से करा रहा था। मगर क्यों, वो जानने के लिए हमें समय में 24 घंटे पीछे चलना होगा। द फोन कॉल फ्रॉम लाहौर दैट ब्रोक नेहरू, वो फोन कॉल जिसने नेहरू को तोड़ दिया। 14 अगस्त 1947 की शाम पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और पद्मा नायडू के साथ भोजन की मेज पर बैठे थे। कुछ ही घंटों बाद उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में जाकर भारत की आजादी का ऐतिहासिक भाषण देना था। तभी बगल के कमरे में रखे टेलीफोन की घंटी बजी। यह लाहौर से आई एक ट्रंक कॉल थी। लाइन इतनी खराब थी कि नेहरू को सामने वाले व्यक्ति से कई बार अपनी बात दोहराने के लिए कहना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा, गला सूख गया और फोन रखते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहरू ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और कुछ पल तक एक शब्द भी नहीं बोले। जब उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने इंदिरा को बताया कि वो फोन लाहौर से था। वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरत और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर नेहरू ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा? मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूं, जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप अपने भाषण पर ध्यान दीजिए जो आपको आज रात देश के सामने देना है। लेकिन नेहरू का मूड उखड़ चुका था। उधर लॉर्ड माउंटबेटन जब कराची से दिल्ली लौट रहे थे तब उनके विमान से पंजाब के आसमान में फैला काला धुआं साफ दिखाई दे रहा था। नीचे धरती पर शहर जल रहे थे, लोग मर रहे थे और इंसानियत बिखर रही थी।
शायद तभी माउंटबेटन को अंदाजा लग चुका था कि भारत का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों की तकदीर बदल देने वाला फैसला साबित होने वाला है। द लॉन्ग वॉक इनटू एक्सिल, बेघर होने का सबसे लंबा सफर। कागज पर खींची गई इस नई सीमा ने देखते ही देखते करोड़ों लोगों को अपने ही घर से पराया बना दिया। जो लोग कल तक एक ही देश के नागरिक थे, वे रातों रात दो अलग अलग मुल्कों के नागरिक बन चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि किसी को यह तक ठीक नहीं पता था कि नई सरहद आखिर गुजरेगी कहां से। नतीजन पंजाब और बंगाल की धरती पर हालात हर गुजरते घंटे के साथ बदतर होते जा रहे थे। जिन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, वे अब अपने ही आंगन को आखिरी बार देख रहे थे। धीरे धीरे पूरे इलाके की सड़कें इंसानों के काफिले से भरने लगी। जहां तक नजर जाती बस लोग ही लोग दिखाई देते। किसी के सर पर कपड़ों की गठरी थी, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देकर चल रहा था, कोई अपनी गोद में नवजात बच्चे को उठाए था, तो कोई छोटे छोटे बच्चों का हाथ कसकर पकड़े बिना पीछे मुड़े लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। विडंबना देखिए कि जहां एक तरफ करोड़ों लोग के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए ये एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी काले सपने से कम नहीं है। द ट्रेन्स दैट कैरिड ओनली डेथ, जब ट्रेन का सफर मौत को बुलाती है। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाने के लिए जिन्हें ट्रेन मिल गई, वे खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे। लेकिन उन ट्रेनों के हालात भी किसी चलती हुई बस्ती से कम नहीं थे। डिब्बे के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग खिड़कियों से लटके हुए थे, छतों पर बैठे हुए थे, यहां तक कि दो डब्बों के बीच की छोटी सी जगह में भी खुद को किसी तरह फंसाकर सफर कर रहे थे। लेकिन बंटवारे की आग ने इंसानियत को राख बना दिया। ट्रेन जो कभी लोगों को मंजिल तक ले जाती थी, अब मौत की डिब्बियां बन चुकी थी, जिनमें सवार यात्री जिंदा नहीं बल्कि कटे हुए शव बनकर पहुंच रहे थे। वहीं जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, वे ट्रकों में ठूस कर निकल रहे थे। कुछ बैलगाड़ियों पर अपना बचा कुचा सामान लादे हुए, तो कुछ परिवार सिर्फ एक साइकिल पर अपनी पूरी जिंदगी बांधकर भारत और पाकिस्तान की नई सीमाओं की ओर बढ़ रहे थे। लाहौर, अमृतसर और सीमा से लगे कई रेलवे स्टेशन शरणार्थियों से खचाखच भर चुके थे। हजारों परिवार पटरियों के किनारे ही खाना पका रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अगली ट्रेन आते समय वो कुछ देर के लिए भी दूर हुए तो शायद हमेशा के लिए पीछे छूट जाएंगे। यहाँ खड़ी ट्रेन के न सिर्फ ऊपर बल्कि दो डब्बों के बीच के खाली जगह में भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, जिनके हाथों में अपना कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा बचने की उम्मीद है। एक रात पहले तक अखंड भारत के हिस्से में रह चुके लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और अमृतसर की हर गली में कत्लेआम हो रहा था। सिखों की पगड़ियां, औरतों की चूड़ियां और बच्चों की चीखें, सब कुछ खून में लथपथ था। हिंदू और सिख औरतों को जिंदा जला दिया जा रहा था। मंदिरों में आग लगाई जा रही थी और जिस जमीन पर एक साथ तीज त्योहार मनाते थे, अब वहां तलवारों से जमीन रंगी जा रही थी। एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हिंदू मुस्लिम अब एक दूसरे की जान के भूखे हो चुके थे। लेकिन सच तो ये था कि दंगे करने वाले लोग महज 5% थे, जबकि 95% तो बस उसका शिकार बन रहे थे। वो ना तो किसी जाति के थे और ना ही धर्म के, बल्कि वो सिर्फ भारतीय थे, जो आज सीमाओं के बंटवारे का शिकार बनकर परदेशी बन गए थे। हजारों लोग सीमाओं पर भटक रहे थे, ना वतन रहा ना घर। मैं और विभाजन। उस वक्त का मंजर कितना दर्दनाक था, इसका अंदाजा उन लोगों की यादों से लगाया जा सकता है जिन्होंने अपनी आंखों से बंटवारा देखा था। बीबीसी की विशेष श्रृंखला में मैं और विभाजन में ऐसे ही कई लोगों ने अपनी जिंदगी के सबसे भयावह दिनों को याद किया। करम, जो उस समय पंजाब के जालंधर में रहते थे, बताते हैं कि विभाजन से पहले हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा। आज तक समझ नहीं पाया कि लोग इतनी जल्दी कैसे बदल गए। दंगों में उनके पिता मारे गए, लेकिन उसी गांव के एक मुस्लिम परिवार ने उनकी बहन की जान बचाई। दशकों बाद भी करम कहते हैं कि उन्हें आज भी उस दौर के डरावने सपने आते हैं और कई बार वे कांपते हुए नींद से उठ जाते हैं। ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव महेंद्रा जी बताते हैं कि मुझे 13 सितंबर 1947 का वो दिन याद है, जब हमने पाकिस्तान में अपना घर छोड़ा था। उस दिन मेरा जन्मदिन था। हमें भारत के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए 25 मील चलना पड़ा
और ट्रेन चलने ही वाली थी कि मेरे पिताजी ने फैसला किया कि बहुत हो गया, चलो ट्रेन से बाहर निकलो। वो इसलिए क्योंकि ट्रेन में मेरे भाई को बैठने की जगह नहीं मिली थी। ये एक आखिरी वक्त में किया गया फैसला था और अगले दिन हमें पता चला कि ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को मार दिया गया है। वहीं हर्षद, जो पाकिस्तान के ओकाड़ा से भारत आए थे, बताते हैं कि उनका परिवार एक बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में एक गांव, फिर दूसरा गांव, फिर तीसरा, और देखते ही देखते उनका काफिला मीलों लंबा हो गया। उन्हें लगता था कि हालात शांत होने के बाद वे वापस लौट जाएंगे, लेकिन रास्ते में अपने सामने होते कत्ल देखकर उन्हें समझ आ गया कि अब लौटने के लिए कोई घर बचा ही नहीं है। वे आज भी एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं हम आजाद हो गए हैं, लेकिन ऐसी आजादी का क्या मतलब जो सब कुछ खोने के बाद मिले। लेकिन इस अंधेरे दौर में इंसानियत पूरी तरह मरी नहीं थी। पूनम अपने परिवार की कहानी सुनाते हुए बताती हैं कि उनकी मां का परिवार लाहौर में रहता था। एक दिन उसके मुस्लिम पड़ोसी ने चुपचाप आकर उनकी दादी को चेतावनी दी कि अगले दिन मुसलमान उनकी बेटियों को उठा ले जाएंगे। वो रातों रात लाहौर से जालंधर आ। लेकिन ये तो सिर्फ उस दर्द की शुरुआत, जो अपना घर छोड़कर एक नए देश की तलाश में निकले करोड़ों लोगों ने रास्ते में झेला था। असली परीक्षा तो उनकी तब शुरू हुई जब वे किसी तरह सीमा पार करके शरणार्थी शिविरों तक पहुंचे। लेकिन उस दर्दनाक तस्वीर तक पहुंचने से पहले एक सवाल का जवाब जानना जरूरी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सदियों से साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए? क्या भारत का बंटवारा अचानक से हुआ था, या फिर इस त्रासदी की पटकथा कई दशक पहले ही लिखी जा चुकी थी? हाउ इंडिया वाज टर्न अपार्ट, कैसे हुए अखंड भारत के दो टुकड़े? अब आमतौर पर लोग सोचते हैं कि देश को बांटने का फैसला 1947 में बस कुछ ही महीनों की पॉलिटिकल बातचीत और सौदेबाजी में लिया गया, जैसे अचानक से नेताओं के बीच से कोई तेज बहस हुई होगी और उन्होंने गुस्से में देश का नक्शा फाड़कर उसे दो टुकड़ों में कर दिया। लेकिन असल में बंटवारे की स्क्रिप्ट और इसकी जहरीली नींव कई दशकों पहले लिखी जा चुकी है। साल था 1857। पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में ऐसा विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल। हिंदू और मुसलमान एक ही मोर्चे पर खड़े थे। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों ने दोनों धर्मों की भावनाओं को एक साथ ठेस पहुंचाई थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि दोनों ने पहली बार यह महसूस किया कि उनकी लड़ाई एक ही दुश्मन से। अंग्रेज किसी तरह यह विद्रोह दबाने में तो सफल हुए, लेकिन वो समझ गए कि जब तक भारत एक रहे तब तक भारत पर राज करना आसान नहीं होगा। इसके बाद अंग्रेजों ने सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ना शुरू किया। उन्होंने भारत को पढ़ाना शुरू किया, कौन कहां रहता है, किस इलाके में किस धर्म की आबादी ज्यादा, किस पहचान को उभारा जाए, ताकि लोग अंग्रेजों से लड़ने के बजाय एक दूसरे पर शक करने लगे। उधर देश भी बदल रहा था। 1859 का नीला विद्रोह, अलग अलग इलाकों में उठती आवाज, पढ़े लिखे भारतीयों का बढ़ता प्रभाव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। लेकिन अगर कोई एक जगह थी जिसने अंग्रेजों की नींद सबसे ज्यादा उड़ा रखी थी, तो वो था बंगाल। उस समय का बंगाल आज के बंगाल जितना छोटा नहीं था। ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसके अंदर आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और कई दूसरे इलाके शामिल हैं। यह सिर्फ क्षेत्रफल का बड़ा बंगाल नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ उठ रही हर बड़ी आवाज का केंद्र भी बन चुका। बड़े बड़े लेखक, क्रांतिकारी, वकील, प्रोफेसर और राष्ट्रवादी नेता यहीं से निकल रहे थे और अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर इस प्रांत की एकता नहीं तोड़ी गई तो एक दिन यही इलाका पूरे देश को उनके खिलाफ खड़ा कर देगा। ब्रिटिशर्स डेडलीस्ट स्ट्रेटजी, अंग्रेजों की सबसे खतरनाक समय था। और फिर आया साल 1905। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की कि बंगाल इतना बड़ा हो चुका है कि उसका प्रशासन संभालना मुश्किल है, इसलिए उसे दो हिस्सों में बांटना जरूरी है। सरकारी कागजों में इसे एक प्रशासनिक फैसला बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा। जिस नक्शे पर लकीरें खींची गई उसने बंगाल को सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बांटा। पश्चिम में हिंदू बहुल इलाके रहे और पूर्व में मुस्लिम बहुल इलाके को मिलाकर ईस्टर्न बंगाल एंड असम। पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने धर्म को प्रशासन का आधार बनाकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना था। लेकिन इस बार बंगाल झुकने वाला नहीं था। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन विभाजन लागू हुआ, पूरे बंगाल ने उसे उत्सव नहीं, राष्ट्रीय शोक दिवस की तरह मनाया।
बाजार बंद हो गए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लोगों ने स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों से एक दूसरे को राखी बांधने की अपील की ताकि पूरी दुनिया देख सके कि बंगाल को नक्शे पर बांटा जा सके, लेकिन उसके लोगों ने उनका लिखा आमार सोनार बांग्ला आंदोलन की आवाज बन गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को महाराष्ट्र तक पहुंचाया। लाला लाजपत राय और अजित सिंह ने पंजाब में इसकी मशाल जलाई। देखते ही देखते ये सिर्फ बंगाल का आंदोलन नहीं रहा, पूरे भारत का आंदोलन बन गया। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार खुलकर स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की और 6 साल बाद अंग्रेजों को अपना फैसला वापस पड़ा। ऊपर से देखने पर ऐसा लगा कि जनता जीत गई और अंग्रेज, लेकिन असली जीत किसकी हुई थी? इसका जवाब अगले कुछ सालों में मिलने वाला था, क्योंकि बंगाल का विभाजन भले ही रद्द हो गया हो, मगर अंग्रेज वो हासिल कर चुके थे जिसके लिए उन्होंने ये पूरी चाल चली थी। लोगों के मन में पहली बार ये सवाल बो दिया गया था कि राजनीति धर्म के आधार पर भी हो सकती है, और एक बार अगर ये जहर समाज में उतर जाए तो उसका असर पीढ़ियों तक जाता है। यही जहर अगले ही साल एक नए रूप में सामने आने वाला था, जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। व्हेन पॉलिटिक्स डिवाइडेड अ नेशन, जब राजनीति ने देश बांट दिया। बंगाल आंदोलन के बाद भारत की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उस समय उसका उद्देश्य अलग देश बनाना नहीं था, वह खुद को भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहती थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से ही पूरे देश में अपना आधार बढ़ा रही थी। अब पहली बार भारत की राजनीति में 2 बड़े संगठन मौजूद थे, जो अंग्रेजों से अधिकार तो मांग रहे थे, लेकिन देश के भविष्य को अलग अलग नजरिए से देखने लगे। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे की कट्टर विरोधी नहीं थी। कई मौकों पर दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों पर दबाव भी बनाया, और इन्हीं दोनों के बीच एक ऐसे नेता का नाम उभरा जिसे दुनिया में अक्सर बंटवारे के अकेले विलन के रूप में पेश किया जाता है, और वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका पैदा होते ही टारगेट था भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनाना। लेकिन इतिहास के पन्ने इस नैरेटिव को कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताते हैं। 1920 के दशक में उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा जाता था। वे कांग्रेस के भी सदस्य थे, मुस्लिम लीग से भी जुड़े थे, और उनका विश्वास था कि भारत की आजादी हिंदू और मुसलमानों की साझी लड़ाई से ही हासिल होगी। लेकिन आगे चलकर उनका राजनीतिक से मन उठने लगा और 1930 में जिन्ना पॉलिटिक्स से किनारा करके लंदन चले गए। जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट अल्लामा इकबाल बने, जिन्होंने कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा देशभक्ति गीत लिखा था। लेकिन अल्लामा इकबाल पहले ऐसे मुस्लिम लीग के नेता बने जिन्होंने 19 दिसंबर 1930 को पहली बार अपने भाषण के जरिए भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। ये पाकिस्तान की आधिकारिक मांग नहीं थी, लेकिन आने वाले समय की दिशा जरूर तय कर रही थी। कुछ साल बाद चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान नाम का इस्तेमाल किया और अलग मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा को खुलकर सामने रखा। इसी बीच 1935 में मोहम्मद अली जिन्ना लंदन से वापस भारत लौटे, लेकिन इस बार वो पहले वाले जिन्ना नहीं थे। कांग्रेस के साथ उनके बड़े मतभेद हो चुके थे और मुस्लिम लीग भी अब उन्हें अपने सबसे बड़े नेता के रूप में देखने लगी थी। उसी साल अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आए, जिसके तहत प्रांतीय चुनाव करवाए जाने वाले थे। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि यह तय करने वाले थे कि आजाद भारत की राजनीति में किसकी पकड़ सबसे मजबूत है। फिर आया 1937। पूरे देश में चुनाव हुए। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और कई प्रांतों में अपनी सरकार बना ली, लेकिन मुस्लिम लीग का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब रहा। यहां तक कि कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उसे वैसा समर्थन नहीं मिला जिसे उसकी उम्मीद थी। यहीं से जिन्ना की राजनीति ने निर्णायक मोड़ लिया। उन्हें लगने लगा कि अगर भविष्य का भारत लोकतांत्रिक हुआ और सत्ता फिर सिर्फ चुनाव से तय हुई, तो मुस्लिम लीग कभी भी कांग्रेस के बराबर नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस का विश्वास था कि वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मुस्लिम लीग खुद को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र राजनीतिक आवाज साबित करने में जुट गई। अगले 3 वर्षों में दोनों के बीच यह दूरी और बढ़ती गई और फिर मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। यहीं पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। जिन्ना ने तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ 2 धर्म नहीं, बल्कि 2 अलग अलग कौमें हैं, इसलिए दोनों का भविष्य भी अलग होना चाहिए। यहीं से 2 नेशन थियरी सिर्फ एक विचार नहीं रही,
बल्कि भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। इस लाहौर अधिवेशन के बाद पाकिस्तान की मांग तेजी से पूरे देश में फैलने लगी। मुस्लिम लीग ने पंजाब, सिंध, बंगाल और उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल इलाकों में अलग राष्ट्र के विचार को जोर शोर से प्रसारित करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस हर हाल में एक अखंड भारत चाहती थी। दोनों के बीच समझौते की हर संभावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे अंग्रेजों के भारत छोड़ने की चर्चा तेज हो गई, वैसे वैसे ये सवाल भी बड़ा होता गया कि आजाद भारत एक रहेगा या दो टुकड़ों में बंट जाएगा। आखिरकार जब मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि बातचीत से पाकिस्तान की मांग पूरे होने वाली नहीं है, तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में उन्होंने साफ चेतावनी दी, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध ही करना पड़ा तो उसके लिए हम तैयार हैं। या तो हमें बांटा हुआ भारत मिलेगा या फिर तबाह हुआ भारत। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह उस आग का ऐलान था जो अगले कुछ ही दिनों में पूरे देश को अपनी चपेट में लेने वाली थी। The day heart it took over। जब नफरत ने देश को घेरा। तारीख 16 अगस्त 1946। जगह कलकत्ता। सुबह तक यह एक सामान्य दिन था, लेकिन दोपहर होते होते शहर की सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके थे। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के समर्थन में विशाल रैलियां निकाली। देखते ही देखते नारेबाजी हिंसा में बदल गई। दुकानों में आग लगा दी गई, घरों पर हमले होने लगे। लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे थे क्योंकि उनका धर्म अलग था। अगले 4 दिनों तक कलकत्ता इंसानों का शहर नहीं बल्कि मौत का मैदान बन चुका था। लाशें सड़कों पर पड़ी थीं, मोहल्ले जल रहे थे और प्रशासन लगभग बेबस दिखाई दे रहा था। इतिहास ने इस घटना को ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से याद रखा, लेकिन यह हिंसा सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं रही। इसकी आग जल्दी ही नोआखाली, बिहार, पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैली, जहां वर्षों से एक साथ रहने वाले पड़ोसी अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके। इन दंगों ने सिर्फ हजारों लोगों की जान नहीं ली, बल्कि नेताओं के विश्वास को भी तोड़ दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेता को अब लगने लगा था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो एक अखंड भारत को बचाए रखना बेहद मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जिन्ना और मुस्लिम लीग पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। अब यह सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं रह गया था, पूरा देश 2 अलग अलग दिशाओं में खिंचता चला जा रहा था। इधर अंग्रेज भी समझ चुके थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। भारत को आजादी तो देनी हुई, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या भारत एक देश बनकर आजाद होगा या 2 देश में बंटकर? और इसी सवाल का जवाब लेकर 1947 की शुरुआत हुई। ड्रॉइंग अ बॉर्डर, ब्रेकिंग मिलियंस, एक लकीर करोड़ों जिंदगियां। इस साल भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन, उनके सामने इतिहास की शायद सबसे कठिन जिम्मेदारी थी। एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग आजादी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसी देश के 2 सबसे बड़े राजनीतिक दल भविष्य को लेकर बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर खड़े थे। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नेताओं से लगातार की कई दौर की चर्चाएं हुई, समझौतों की कोशिशें भी हुई, लेकिन हर कोशिश आखिरकार वहीं आकर रुक जाती, पाकिस्तान। आखिरकार 3 जून 1947 को वह योजना दुनिया के सामने रखी गई, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। इस योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत का विभाजन होगा, एक तरफ भारत होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों को भी बांटा जाएगा, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, ये तय करना कि कौन सा इलाका किस देश में जाएगा। इसके लिए ब्रिटेन से बुलाया गया एक ऐसा व्यक्ति जिसने इससे पहले कभी भारत की धरती पर कदम तक नहीं रखा था, और ये थे सर सिरिल रैडक्लिफ। उन्होंने महज कुछ हफ्तों पंजाब और बंगाल की सीमाएं तय करने के लिए वक्त लिया। नक्शे, जनगणना के आंकड़े और सरकारी फाइलें उनके सामने थी, लेकिन उन लकीरों के दूसरी तरफ करोड़ों जिंदगियां थी। एक गांव भारत में जाता तो उसके खेत पाकिस्तान में चले जाते, किसी का घर इस पार रह जाता तो कारोबार उस पार। कोई भी लकीर ऐसी नहीं थी जिससे सब संतुष्ट हो सके। फिर 15 अगस्त 1947 आ गया। दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हो चुके थे, लेकिन विडंबना देखिए, जिन करोड़ों लोगों की किस्मत उस सीमा पर निर्भर थी, उन्हें अभी तक यह भी नहीं बताया गया था कि उनका गांव, उनका शहर और उनका घर किस देश में है। रेडक्लिफ की सीमा रेखा 2 दिन के बाद यानी 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक की गई। तब तक लाखों लोग अनिश्चितता में जी रहे थे, और जैसे ही वो नक्शा सामने आया,
इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हो गया। द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। 17 अगस्त 1947 बंटवारे की वजह से हो रही हिंसा से डरे हुए लोग जैसे तैसे करके अपना इलाका छोड़कर भागने लगे। कुछ ही हफ्तों में पूरा पंजाब और बंगाल मानो चल पड़ा था। जहां तक नजरें जाती इंसानों के काफिले दिखाई देते, सिर पर गठरी, गोद में बच्चा, हाथ पकड़कर चलते बूढ़े माँ बाप। कोई बैलगाड़ी पर था, कोई ट्रक में ठूस दिया गया था, तो कोई नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहा था। अनुमान है कि करीब 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह सिर्फ भारत के इतिहास का नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक पलायन था। लेकिन घर छोड़ देना सबसे बड़ा दर्द नहीं था, सबसे बड़ा दर्द तो सफर था। कई दिनों तक लोगों के पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं होता था। बच्चे भूख से बिलखते थे, लेकिन माँ के पास उन्हें देने के लिए दूध नहीं था। रास्ते में कुआं दिख जाए तो सैकड़ों लोग एक साथ पानी की ओर दौड़ पड़ते। कई परिवारों ने पेड़ों की पत्तियां उबाल कर खाई, तो कई लोग सिर्फ इस उम्मीद में चलते रहे कि शायद अगला पड़ाव उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ दे। भूख, प्यास, हैजा, पेचिश और थकान, इन सब ने मिलकर हजारों लोगों की जान ले ली, बिना किसी तलवार या गोली के। जो लोग किसी तरह सीमा पार पहुंचे, उनके सामने भी राहत नहीं, बल्कि एक नई परीक्षा इंतजार कर रही थी। दिल्ली में पुराना किला, लाल किला, किंग्सवे कैंप और कुरुक्षेत्र जैसे इलाकों को रातों रात शरणार्थी शिविरों में बदल दिया गया। अकेले किंग्सवे कैंप में एक समय लगभग 35,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे थे, जबकि पूरे परिसर से होकर समय के साथ करीब 3 लाख विस्थापित लोग गुजरे। दूसरी ओर लाहौर का वॉल्टन रिफ्यूजी कैंप पाकिस्तान के सबसे बड़े शिविरों में बदल गया, जहां हर दिन हजारों नए लोग पहुंच रहे थे। लेकिन इन शिविरों में जिंदगी जैसी नहीं थी। एक तंबू में कई परिवार रह रहे थे। खाने की एक हांडी के लिए घंटों लाइन लगती थी। कई बार जब तक किसी की बारी आती खाना खत्म हो चुका होता। पानी के एक नल पर सैकड़ों लोग खड़े रहते। दवाइयां नहीं थे, बिस्तर नहीं थी, कपड़े नहीं थे। रात को खुले आसमान के नीचे हजारों लोग सिर्फ इसलिए सो जाते थे क्योंकि उनके पास सोने के लिए कोई और जगह नहीं थी। हर तरफ रोने की आवाजें थी। कोई अपने बिछड़े बेटे का नाम पुकार रहा था, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा था, कोई हर आने वाले काफिले में अपने परिवार का चेहरा तलाश कर रहा था। दोस्तों, अगली फुटेज देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, उस वक्त कुछ लोग भूख से तड़प कर मर गए थे। हाथ में थाले लिए रिफ्यूजी कैंप में हमारे देशवासी 2 मुट्ठी खाने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए थे। जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिख रही थी, वो देख हमारी आंखों में तो आंसू आ गए थे। द कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की सबसे बड़ी कीमत। इतिहास गवाह है कि जब नफरत अपने चरम पर पहुंचती है तो इंसान सबसे पहले अपनी इंसानियत खो देता है। 1947 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ खड़े रहते, अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, नोआखाली, मुल्तान, ना जाने कितने शहर और गांव चीखों से भर उठे। सड़कों पर हथियार लिए हुजूम घूम रहे थे। सामने जो भी मिल जाता, उसका नाम पूछने से पहले उसका धर्म पूछा जाने लगा। कई जगह पूरा का पूरा काफिला रास्ते में ही खत्म कर दिया गया। रेलगाड़ियां जो लोगों को नई जिंदगी देने निकली थी, कई बार मौत लेकर स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीद उस पल टूट जाती जब डिब्बों के दरवाजे खुलते और भीतर जिंदगी नहीं, सिर्फ सन्नाटा मिलता। कहीं पिता अपने बेटे को बचाते हुए मारा गया, तो कहीं एक बच्चा अपनी मां का निर्जीव हाथ पकड़े घंटों से जगाने की कोशिश करता रहा। चीखें इतनी थी कि शायद आसमान भी उन्हें सुनकर कांप उठा होगा। और कहीं महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाला गया। कहा जाता है कि इस विभाजन में करीब 10 लाख से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी आजादी का सूरज तो उगा था, लेकिन उसकी पहली किरण लाखों लोगों के लिए उजाला ही मातम लेकर आई। विभाजन के इस दर्दनाक मंजर पर गुलजार साहब ने कविता ली, जिसे हम जितनी बार पढ़ते हैं हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला देखा, सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए। पांव हाथ धुलाए, आंगन में आसमान लगवाए और तन्नूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंखें खोली तो देखा घर में कोई नहीं था।
हाथ लगाकर देखा तो तन्नूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपका रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, जश्न भी मातम भी। 15 अगस्त 1947 के दिन जहां एक तरफ बंटवारे का दर्द था, वहीं दूसरी तरफ उस आजादी की खुशी भी थी, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इसलिए देश भर में जश्न मनाए गए थे। आजादी के दिन माउंटबेटन के बेहद करीबी उनके प्रेस अटाशे एलन कैम्पबेल जॉनसन ने अपने एक साथी से हाथ मिलाते हुए कहा था, आखिरकार 200 सालों के बाद ब्रिटेन ने भारत को जीत ही लिया। उस दिन पूरी दिल्ली में रोशनी की गई थी। कनॉट प्लेस और लाल किला हर एक केसरिया और सफेद रोशनी से नहाए हुए थे। रात को माउंटबेटन ने तब के गवर्नर हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन में 2500 लोगों को भोज दिया था। इसी बीच कनॉट प्लेस के सेंटर पार्क में हिंदी के जाने माने साहित्यकार करतार सिंह दुग्गल ने आजादी का बहाना लेकर अपनी खूबसूरत माशूका आयशा जाफरी को पहली बार किस किया। करतार सिंह दुग्गल सिख थे और आयशा मुसलमान। बाद में दोनों ने भारी सामाजिक विद्रोह का सामना करते हुए शादी भी की। अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली के लाल किले पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। और यही वो क्षण था जब आजाद भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया और अपने ऐतिहासिक भाषण दिया। अपनी आज़ादी को मजबूत करना, कायम रखना, हर बात को इसी गज से नापना होता है। ये चीज़ हमारे मुल्क की आज़ादी को कायम रखती है, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है, हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं। तब से लेकर आज तक हर 15 अगस्त के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। द मैन हु मिस्ड द सेलिब्रेशन, जिसने आज़ादी का जश्न नहीं मनाया। मित्रों, एक सवाल आज भी इतिहास के सबसे बड़े सवालों में गिना जाता है कि जब पूरी दिल्ली आज़ादी का जश्न मना रही थी, तब उस आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा महात्मा गांधी आखिर कहाँ थे। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 15 अगस्त 1947 की सुबह महात्मा गांधी दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता के बेलिया घाटा इलाके में एक साधारण सी इमारत हैदरी मंजिल पर बैठे थे। पिछले कई दिनों से दंगे की आग में झुलस चुके इलाकों में पैदल घूम रहे थे, जहां लोग एक दूसरे का खून बहा रहे थे। वहां गांधी लोगों के घरों में जाकर हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कह रहे थे, अगर भारत सचमुच आजाद हुआ तो सबसे पहले हमारे दिल को आजाद होना होगा। उस दिन उन्होंने कोई उत्सव नहीं मनाया, कोई मिठाई नहीं बांटी और न ही किसी समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने उपवास रखा, प्रार्थना की और कहा, जब देश का एक हिस्सा खुशी मना रहा हो और दूसरा हिस्सा आंसुओं में डूबा हो, तब मेरे लिए जश्न मनाना संभव नहीं है। तो मित्रों, ये थी भारत की आजादी और बंटवारे की वो अनसुनी कहानी, जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा दिया जाता है। खैर, बंटवारे के इस दर्द को लेकर आपकी राय क्या है? क्या भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को रोका जा सकता था? और इस बंटवारे का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था, जिन्ना या ब्रिटिशर्स या फिर कोई और? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के शिकार हुए उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिए और हमारे इस मार्मिक पेशकश को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए कि देश के हर व्यक्ति को आजाद भारत के लिए आवाम द्वारा दी गई इस अनसुनी कुर्बानी के बारे में पता चले। और भविष्य में ऐसी ही अनकही अनसुनी दास्तां से रूबरू होते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।